आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है सातवाहन वंश। आज का हमारा टॉपिक सातवाहन वंश है और इस सातवाहन वंश के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो हमें अभिलेखों और इसके साथ साथ सिक्कों से भी प्राप्त होती है। ठीक, तो सबसे पहली बात यह है कि सातवाहन थे कौन। प्रश्न ये उठता है कि सातवाहन कौन थे। तो पुराणों के अंदर इन्हें आंध्र भृत्य कहा गया है और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये आंध्रों के सेवक थे और उसके बाद जब मौर्यों और शुंगों का जो है एक कमजोर शासन आया तो उस कमजोर शासन के समय में इन्होंने जो है अपनी शक्ति की स्थापना की। लेकिन कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि नहीं, ये जो है शुंगों और मौर्यों के अधीन रहे होंगे और जब मौर्य या शुंग के समय में उनकी शक्ति जब कमजोर होने लगी, ताकत कमजोर होने लगी, तो उस समय जो है इन्होंने आकृति भी बनी हुई है। इस नाम के अंदर इन 8 नामों में हमें कृष्ण का नाम नहीं दिखाई देता है, लेकिन चूंकि ये जो आकृतियां हैं और जो नाम है इसमें से 2 नाम तो एकदम मिट गए हैं और ऐसी स्थिति में कुछ इतिहासकार मानते हैं कि हो सकता है कि वो कृष्ण का नाम ही रहा होगा, हो सकता है। ठीक, लेकिन हमें इस अभिलेख के जो दूसरा नाम है, दूसरे नंबर पर जो नाम लिखा हुआ है वो शातकर्णी प्रथम का लिखा हुआ मिलता है। अब इस शातकर्णी प्रथम के साथ रानी नागनिका का नाम भी, नायनिका या नागनिका का नाम भी मिलता है। अब इससे आप अंदाजा लगाइए कि सिर्फ सब जगह शासकों का नाम है, लेकिन शातकर्णी के साथ उसकी, शातकर्णी प्रथम के साथ उसकी रानी का नाम होना इस बात की ओर स्पष्ट इशारा कर रहा है कि रानी जो है वो किसी शक्तिशाली जो है वंश से संबंध रखती रही होगी। और इतिहासकारों का मानना है कि ये नायनिका हो सकता है कि किसी नाग वंश की राजकुमारी रही। ठीक, इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि इस शातकर्णी प्रथम ने, ये पहला सातवाहन राजा है जिसने दक्षिणापथपति यानी दक्षिणापथ के राजा की उपाधि धारण की, दक्षिणापथपति की उपाधि धारण की है। और ये इसने जो है, हम देख रहे हैं कि पूर्वी मालवा को सिमुक ने आक्रमण करके जीता था, लेकिन जो पश्चिमी मालवा है रानी नागनिका ने एक अभिलेख उत्कीर्ण कराया। इस अभिलेख में हम देखते हैं कि उसने ये लिखवाया है कि शातकर्णी प्रथम ने अश्वमेध और राजसूय यज्ञ किया। अश्वमेध और राजसूय यज्ञ किया। अश्वमेध और राजसूय यज्ञ किस चीज का प्रमाण है? जब हम अश्वमेध और राजसूय यज्ञ की बात करते हैं तो ये स्पष्ट प्रमाण है कि सातवाहन वंश के लोग किस धर्म के मानने वाले थे? ब्राह्मण। इस शातकर्णी प्रथम ने अपनी राजधानी जो है प्रतिष्ठान को बनाया। राजधानी का नाम क्या है? प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान। अब ये प्रतिष्ठान है कहाँ? सवाल ये उठता है कि ये प्रतिष्ठान कहाँ है? तो वर्तमान समय में महाराष्ट्र के अंदर कौन सा प्रांत? महाराष्ट्र में औरंगाबाद में जो गोदावरी नदी का किनारा है वहां पर पैठण नाम का की जो जगह है, उसी जगह को समीकृत किया गया है कि ये प्रतिष्ठान रहा होगा। कि शातकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद रानी नायनिका ने अपने पुत्रों वेदश्री और शक्तिश्री की संरक्षिका के रूप में शासन किया। लेकिन इसके बाद 100 वर्षों का जो काल है, उस 100 वर्षों में हमें सातवाहन सत्ता के बारे में जानकारी मिलना बंद हो जाती है। ठीक है ना?
क्योंकि इनके जितने भी प्रारंभिक अभिलेख हमें मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? नासिक। नासिक कहाँ है बेटा? महाराष्ट्र में। और नाना घाट, ठीक, नासिक और नाना घाट से मिले हैं। इनकी राजधानी भी प्रतिष्ठान है। लेकिन शातकर्णी प्रथम के बाद इसका मतलब कि ये इनकी शक्ति का अयोग्य शासकों का एक क्रम चला और इन अयोग्य शासकों के क्रम में लगभग 100 वर्षों तक इस स्थान से हमें सातवाहनों की जगह किसका उल्लेख मिल रहा है? सबको पता है छहरात वंश था और इस पर भूमक और नहपान ने शासन किया। लेकिन लगभग 100 वर्षों के बाद जो एक राजा मिलता है उस राजा का नाम फिर से हमें सातवाहन राजा का नाम मिलता है और इस राजा का नाम है गौतमीपुत्र शातकर्णी। ठीक, गौतमीपुत्र शातकर्णी। तो गौतमीपुत्र शातकर्णी का नाम हमें मिलना शुरू होता है और गौतमीपुत्र शातकर्णी इस वंश का सबसे जो है प्रतापी राजा है। इसके बारे में जो हमें सूचना मिलती है वो इसकी मां ने एक नासिक में प्रशस्ति का जो है प्रशस्ति उल्लिखित कराई थी और इस नासिक प्रशस्ति में इसकी मां ने जो है अपने पुत्र की उपलब्धियों के बारे में लिखा है, जिनका नाम क्या था? गौतमी बलश्री। अब इसी जो है नासिक प्रशस्ति में स्पष्ट उल्लेख है। क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले इसने लिखा है सातवाहन वंश, सातवाहन कुल वंश प्रतिष्ठापन करस। ये प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है। प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ कि गौतमीपुत्र शातकर्णी ने सातवाहन वंश के, ठीक है, सातवाहन वंश या सातवाहन कुल के की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया। कैसे किया? प्रश्न उठता है कि कैसे किया। इस बात का जस्टिफिकेशन भी हमें फिर वहीं पर मिल जाता है। उसके आगे वो लिखती है, लिखवाती है छहरात वंश निर्वशेष करस। ये कौन सी भाषा है? ये प्राकृत भाषा है और प्राकृत भाषा में ये कह रही है कि छहरात वंश निर्वशेष करस, यानी छहरात वंश का को पूरी तरह से निर्वंश कर दिया। और इसकी सूचना न सिर्फ इसके अभिलेख से मिलती है बल्कि हम देखते हैं कि 124 ईस्वी के आसपास जो है गौतमीपुत्र शातकर्णी ने छहरात वंश के शासक नहपान को पराजित किया और इसकी पुष्टि न सिर्फ अभिलेख से हो रही है बल्कि जोगलथम्बी नाम के स्थान से जो चांदी के सिक्कों का एक ढेर मिला है उस ढेर पर नहपान के सिक्कों को पुनर्लांछित कराया है गौतमीपुत्र शातकर्णी। ठीक, तो इससे हमें स्पष्ट सूचना मिलती है कि गौतमीपुत्र शातकर्णी ने सातवाहन वंश की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित इसलिए किया क्योंकि बीच के 100 वर्षों में सातवाहन शक्ति का जो है नाश हो गया था और शकों ने अपनी शक्ति को स्थापित कर लिया था नासिक और मालवा और विदर्भ के आसपास के पूरे क्षेत्र में। और ऐसी स्थिति में 100 वर्षों के बाद गौतमीपुत्र शातकर्णी का अभ्युदय होता है और गौतमीपुत्र शातकर्णी के बारे में जो जानकारी हमें नासिक प्रशस्ति से मिलती है उससे पता चलता है कि सातवाहन कुल की वंश प्रतिष्ठा को उसने पुनः प्रतिष्ठापित किया। कैसे प्रतिष्ठापित किया? कैसे किया? छहरात वंश का नाश कर। और छहरात वंश का शासक कौन था? नहपान। क्या इसने सिर्फ नहपान
मिलती है। तो इसी अभिलेख में वो लिखती है, क्या लिखती है? शक, यवन, पहलव, निषूदन, तरस। यानी शकों को पराजित किया, यवनों को भी पराजित किया। ना सिर्फ शकों को पराजित किया बल्कि यवनों को भी पराजित किया और पहलवों को भी उसके पुत्र ने पराजित किया। अगर हम बेटा छोटा सा एक मैप ऐसे ड्रॉ करते हैं आपको सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है ना? थोड़ा सा आप लोग जो है ड्राइंग पे मत जाइएगा, मेरे बनाए हुए मैप को समझाने के लिए मैंने बनाया है, इसकी भावना पर जाइएगा, ठीक है ना? कि आपको समझना है। तो डेफिनेटली हम देख रहे हैं कि कृष्णा, कावेरी और गोदावरी नदी यहाँ से बह रही है और इनकी राजधानी कहाँ है? महाराष्ट्र में जो ये औरंगाबाद का इलाका है यहाँ पर इनकी राजधानी है। ठीक, अब ये मालवा पर भी आक्रमण कर रहा है। पहले तो इसने क्षहरात वंश का अंत किया और क्षहरात वंश का राज्य कहाँ तक था? क्षहरात वंश का राज्य हम देखते हैं राजपूताना से लेकर जो है महाराष्ट्र तक था। ठीक, तो क्षहरात वंश राजपूताना से लेकर महाराष्ट्र, और अगर राजपूताना से लेकर महाराष्ट्र तक शासन है तो बीच में मध्य प्रदेश तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना? और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि सिंध का इलाका भी, कोंकण और सिंध का इलाका भी उसके राज्य क्षेत्र में आता था। तो मध्य प्रदेश का इलाका जिसमें विदर्भ शामिल था, ठीक है ना, मालवा शामिल था, सिंध शामिल था, कोंकण शामिल था, महाराष्ट्र शामिल था और यहाँ तक कि राजपूताना तक उसका राज्य शामिल था। तो एक बड़े भूभाग का, और इस बार हम जो ध्यान दे रहे हैं वो क्या है कि दक्षिण भारत का राजा उत्तर भारत को चैलेंज कर रहा है और अपनी शक्ति की स्थापना कर रहा है। इसके साथ ही साथ गौतमीपुत्र शातकर्णी का कुछ सिक्के जो है हमें आंध्र प्रदेश से भी मिले हैं, इसलिए कुछ इतिहासकारों का मानना है कि संभवतः गौतमीपुत्र शातकर्णी ने आंध्र प्रदेश को भी जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि आंध्र प्रदेश से ही इनकी उत्पत्ति हुई। अगर इनकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश से होती तो इनके सर्वप्रथम अभिलेख यहाँ से नहीं मिलते, यहाँ से मिलते, जबकि इनके पहले अभिलेख हमें नासिक से मिल रहे हैं। इनकी राजधानी भी महाराष्ट्र में है, तो हम कैसे मान लें कि इनकी उत्पत्ति आंध्र से हुई? यदि इनकी उत्पत्ति आंध्र से होती तो डेफिनेटली इनके प्रारंभिक सिक्के या इनके प्रारंभिक अभिलेख या इनके बारे में जो जानकारी है वो पहले हमें मिलती। इसलिए माना यह जाता है, कुछ इतिहासकारों का मानना यह है कि आंध्र को संभवतः गौतमीपुत्र शातकर्णी ने जीतकर अपने राज्य में मिलाया होगा, ठीक है ना? इसके बाद अब ना सिर्फ वो अपने पुत्र के सारे आक्रमणों का जिक्र करती है, उसके जो है शक्ति का जिक्र करती है, बल्कि उसके युद्धों का जिक्र करती है, बल्कि उसके व्यक्तित्व का भी जिक्र करती है। उसके व्यक्तित्व में वो क्या कहती है कि माँ का आज्ञाकारी पुत्र, ठीक है ना, माँ का आज्ञाकारी पुत्र जो शरण लेने के लिए आए हुए लोग हैं उन्हें शरण देने वाला, ठीक। इसके साथ ही साथ विद्या प्रेमी, इसके साथ ही साथ उसने क्या किया है, पुनः जो है वैदिक धर्म का पालन करने वाला, ठीक है ना। तो इससे हमें क्या लग रहा है कि गौतमीपुत्र शातकर्णी जो है वो गौतमीपुत्र शातकर्णी पुनः कहाँ है, जो सातवाहन वंश के शासक हैं वो वैदिक धर्म का पालन करने वाले उनकी सत्ता में एक चीज और बहुत बड़ी थी, वो ये थी कि जो इनका नाम है उन नामों पर आप जाइए। इनका नाम क्या है, गौतमीपुत्र शातकर्णी, ठीक है ना। अब ये क्या कह रहा है, गौतमी किसका नाम है, इसकी माँ का नाम,
यानी सातवाहन वंश के शासकों का नाम मां के नाम से शुरू हो रहा है, पिता के नाम से नहीं। तो हमें मातृसत्तात्मक व्यवस्था सबसे पहली बार हमने सैंधव सभ्यता में देखी थी, और उसके बाद हमने भारत का जितना अभी तक इतिहास पढ़ा उस इतिहास में हमने देखा कि पुरुष प्रधान सत्ता रही, और फिर दक्षिण भारत का ये एकमात्र राज्य है जो अपने मां के नाम से अपने नाम को जोड़ता है। अब इसी गौतमी पुत्र का बेटा था वासिष्ठी पुत्र। देखो, इसकी मां का नाम वासिष्ठी था, वासिष्ठी पुत्र पुलुमावी। इसका नाम भी मां के नाम से शुरू है, ठीक है, और इसका नाम भी मां के नाम से ही शुरू हो रहा है, जो इस ओर इशारा कर रहा है कि, और इसकी मां अपने लेख में भी लिख रही है कि उसका जो पुत्र है वो माता के प्रति बहुत ही आज्ञाकारी है। ठीक, कहीं पुलोमा मिलता है, कहीं पुलमावी मिलता है, और ये गौतमी पुत्र शातकर्णी का पुत्र था। लेकिन इसके समय में हम देखते हैं कि शक्ति का क्षय हुआ। कैसे हुआ? क्योंकि कार्दमक वंश के राजा रुद्रदामन ने अपने जूनागढ़ अभिलेख में लिखा है कि उसने जो है राजा सातवाहन राजा शातकर्णी को पराजित किया और निकट संबंध होने के कारण नष्ट नहीं किया। अब ये निकट संबंध के बारे में हमें कन्हेरी अभिलेख से पता चलता है। तो जब कन्हेरी अभिलेख से क्या पता चला कि रुद्रदामा की पुत्री जो है कार्दमक राजकुमारी, वो राजा शातकर्णी से, सातवाहन राजा शातकर्णी से ब्याही थी। तो ऐसा इतिहासकारों का मानना है कि जो शातकर्णी है, रुद्रदामा के जूनागढ़ अभिलेख में जिस शातकर्णी का उल्लेख है वो कोई और नहीं बल्कि वासिष्ठी पुत्र पुलमावी का भाई रहा होगा, जिसे हम वासिष्ठी पुत्र शातकर्णी कह सकते हैं। वासिष्ठी पुत्र पुलमावी के समय में जो है हमें लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि शक राजा, उज्जैन के शक राजा रुद्रदामन ने शातकर्णी को पराजित किया। इसी के समय में इसने आंध्र प्रदेश पर अपनी विजय पताका फहराई, ना कि गौतमीपुत्र शातकर्णी ने, क्योंकि इसे आंध्रों का शासक कहा गया है। ठीक है, आंध्र शासक कहा गया। इसका मतलब है कि या तो गौतमीपुत्र शातकर्णी ने जीत कर इसे दिया, और या फिर इसने स्वयं आंध्र के प्रदेश को जीता और जीतकर अपने राज्य में मिला दिया। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो सातवाहनों का एक पूरा जो हमें अभी तक के बारे में जो हमें पता चला, वो उसमें तीन चीजें कॉमन हैं कि सातवाहन वंश ने अपनी शक्ति की स्थापना की, लेकिन बीच में शकों ने उन्हें पराजित करके अपनी शक्ति की स्थापना कर दी। फिर पुनः 100 वर्षों के बाद इन्हीं के सातवाहन वंश में गौतमीपुत्र शातकर्णी की उत्पत्ति हुई, जो इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। और इस गौतमीपुत्र शातकर्णी ने शकों के छहराद वंश के शासक नहपान को पराजित किया और पुनः सातवाहन वंश की स्थापना की। ठीक, इसके पश्चात हम देखते हैं कि इस गौतमीपुत्र शातकर्णी के बाद जो हमें नाम मिल रहा है उसके पुत्र का वासिष्ठी पुत्र पुलमावी, उसके समय में जो है कार्दमक वंश के शकों ने पुनः जो है आक्रमण किया और सातवाहन वंश के शासक को हरा दिया, लेकिन निकट संबंध होने के कारण नष्ट नहीं किया। इसके बाद जो हमें शासक मिलते हैं उनके बारे में जो है हमें ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। एक शासक का नाम मिलता है यज्ञश्री शातकर्णी, जो कि इनका अंतिम शासक था।